बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरमन के बहुत बहुत स्वागत है। और चलो सबसे पहले रौरमन को बधाई देवा थी, स्वागत करा थी नवा साल कर 2020। तो हमारे मन के बहुत परेशानी से मुसीबत से बीतलक, मकिल उम्मीद करा थी कि 2021 हमारे लिए बहुत सुंदर और बहुत बेस हुई। तो किसान भाई बहन मन चलो हमने अपन कार्यक्रम को शुरू करा थी और सबसे पहले हमने देखा थी कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। नव वर्ष 2021 आप सभी दर्शकों के लिए खुशियों से भरा हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मधुमक्खी पालन व्यवसाय स्थापित करने के लिए मिलता है अनुदान। खतरनाक रोगों से बकरियों को बचाने के लिए कराएं टीकाकरण। छोटे भूभाग में जुताई के लिए उत्तम है मिनी पावर बीडर। राज्य के किसान मधुमक्खी पालन से संबंधित व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो इसके आवश्यक उपादानों के लिए जैसे मधु निकासी यंत्र, मधुमक्खी छत्ता इत्यादि के लिए झारखंड राज्य बागवानी मिशन लागत का 40% राशि अनुदान देती है। इच्छुक किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। झारखंड राज्य बागवानी मिशन राज्य में बागवानी से जुड़े किसानों के लिए कई प्रकार की लाभकारी योजनाएं चला रही हैं, जिनमें से एक है मधुमक्खी पालन व्यवसाय शुरू करने के लिए उसमें लगने वाले उपादानों जैसे मधुमक्खी छत्ता, मधुमक्खी कोलानी एवं मधु निकासी यंत्र इत्यादि की खरीद एवं स्थापना के लिए परियोजना लागत का 40% राशि अनुदान देती है। यदि आपके पाले गए बकरियों में दस्त, खाने में कमी इत्यादि लक्षण दिखे तो ये PPR रोग हो सकता है। इस रोग से ग्रसित हो जाने पर बकरियों का इलाज कठिन हो जाता है और उसे बचा पाना मुश्किल होता है। ये रोग पशुओं में ना लगे, इसके लिए पशु चिकित्सक उचित समय पर टीकाकरण की सलाह देते हैं। किसान टमाटर की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए टमाटर के उन्नत प्रभेद स्वर्ण लालिमा, स्वर्ण नवीन और अर्का आभा नामक प्रभेदों का चयन करें तो उनके लिए फायदेमंद साबित होगा। ये किस्में मुरझा रोग रोधी होने के साथ ही ज्यादा मात्रा में और गुणवत्ता युक्त फलन देने में सक्षम है। स्वर्ण लालिमा, स्वर्ण नवीन और अर्का आभा ये नाम है टमाटर के उन्नत प्रभेदों के। ये प्रभेद मुरझा रोग रोधी होने के साथ अन्य पारंपरिक टमाटर के प्रभेदों की तुलना में अधिक उपज देते हैं। 500 से 600 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके लगभग 200 से 250 क्विंटल की टमाटर की उपज पाई जा सकती है। मटर की खेती हमारे झारखंड में प्रमुखता से लगाई जाती है। जिन किसान भाइयों ने मटर की फसल लगा रखी है उनमें फूल फलियां आने की अवस्था में फसल पर लाही कीटों का प्रकोप होने की संभावना रहती है। इन कीटों से फसल की रक्षा के लिए रोगर या साइपरमेथ्रिन EC नामक दवा का 0.2% का घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करना लाभकारी होता है। छोटे खेत, बागीचों या कम भूभाग में जुताई करना हो तो इसके लिए बहुत ही उपयोगी कृषि उपकरण है मिनी पावर बीडर। मोटर चालित यह मिनी पावर बीडर बहुत ही कम समय में खेत को बुआई के लिए तैयार कर देता है। इस उपकरण को मिनी पावर बीडर कहते हैं। ट्रॉली नुमा दिखने वाला यह उपकरण छोटे खेतों एवं बागीचों में जुताई करने के काम आता है। किसान इस उपकरण की सहायता से खेत के जुताई कार्य को आसानी से कम समय में खत्म कर सकते हैं। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस।
देवघर अधिकतम 20 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 20 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। बेहतर कृषि कार्य करें, परंतु कोरोना बचाव के सभी नियमों का पालन करते हुए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। नए साल की आप सभी को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी नए कृषि समाचारों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन मन, कृषि समाचार में रौरे मन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में, मंडी भाव कर बारे में और कृषि संबंधी नवा जानकारी मिलक। एखन बेरा हो जा है एक छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवा थी और रौरे मन के जानकारी देवा थी। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक मुख्य स्तंभ की तरह है और हमारे किसान अन्नदाता। लेकिन कभी कभी प्रकृति के सख्त तेवर के कारण हमारे किसानों को उचित कृषि उत्पाद हासिल नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाना और उन्हें लाभान्वित करने का काम बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर समितियां यानी SLBC की हैं। इनमें सार्वजनिक और निजी वाणिज्यिक बैंक के अलावा क्षेत्रीय, ग्रामीण, सहकारी बैंक के साथ साथ कई प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का नामांकन जरूरी है। इस समय 540 बैंक की 1.5 लाख शाखाओं के द्वारा किसानों का नामांकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक कारगर उपाय है। ये हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। फसल अगर बर्बाद भी हुई तो भी हमें मुआवजा मिल जाता है। जमीनी स्तर पर की गई समीक्षा और अध्ययन के आधार पर कृषि मंत्रालय भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के कारण किसानों की समस्याओं का निदान कर उन्हें और सशक्त बनाया जा सकेगा। इसके अलावा SLBC और बैंकों के कार्यों और भूमिकाओं को और अधिक विस्तृत किया गया है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का नामांकन अब उनकी इच्छा पर निर्भर है। वो नामांकन के लिए स्वतंत्र हैं। योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बैंकों के कार्यों में किसान अकाउंट के दावे का निपटान, ऋणी किसानों का प्रीमियम काटना और गैर ऋणी किसानों से प्रीमियम जमा करवाकर बीमा कंपनी को भेजना, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किसानों के विवरण की अपलोडिंग, फसल हानि की समीक्षा को सुनिश्चित करना और किसानों की फसल हानि की सूचना बीमा कंपनी तक पहुंचाने का काम भी बैंकों के द्वारा ही किया जाएगा। इसी प्रकार योजना को क्रियान्वित करने वाले बैंक योजना से संबंधित विशेष जागरूकता अभियान को समय समय पर ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए आयोजित करेंगे। ऋणी किसानों को योजना में भाग लेने के लिए उन्हें कॉल या SMS के द्वारा भी संपर्क और सूचित किया जाएगा। नामांकन की सुविधा के लिए जन धन खाता या बचत खाते का होना जरूरी है। गैर ऋणी किसानों का बैंक में खाता मौजूद नहीं है तो पहले उनका बचत खाता खोलकर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। बैंक की शाखाओं को घोषणा पत्र की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी को भविष्य में पत्राचार के लिए संभाल कर रखना होगा और उसकी एक कॉपी या एक्नॉलेजमेंट किसान के हवाले किया जाएगा। नामांकन के लिए कट ऑफ डेट से 2 दिन पहले तक बीमा के लिए फसल का नाम बदलने का प्रावधान होगा। बैंक की शाखाएं नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर सभी विवरण भी दर्ज करेंगी। सभी किसानों और विशेष ऋणी किसानों के आधार नंबर को जांचकर बैंक द्वारा अपडेट किया जाएगा। राज्य और जिला अधिकारी, संबंधित एजेंसी और बीमा कंपनी के समक्ष किसानों को शिकायतों की सुविधा प्रदान करने का काम भी बैंकों के द्वारा किया जाएगा।
SLBC बैंकों के लिए स्थापित एक शीर्ष संस्था है। यह संस्था राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर सदस्य बैंकों के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रियान्वित कर भारत के किसानों को सशक्त करने का काम कर रही है और उसका सीधा लाभ हमारे देश के किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। सशक्त किसान, देश की शान। तो किसान भाई बहन मन, चलो हमने जानकारी को और बढ़ा थी। आज कर जो जानकारी बहुत सुंदर है, बहुत बेस है। तसर कुकुन उत्पादन कर किसान मन लाभान्वित होत है और उकर से अच्छा आमदनी करत हैं। तो इकर बारे में जानकारी, तो चलो हमारे सीधे चला थी कुरजुली गांव और वहाँ का जो किसान हैं उनकर से जानकारी लेवा थी। तसर झारखंड की पहचान, तसर यानी झारखंड की मान, तसर यानी झारखंड का सम्मान। जी हाँ, पूरे विश्व में झारखंड दूसरे नंबर पर तसर उत्पादन में आता है और संथाल परगना पहले नंबर पर राज्य में है। लेकिन अब संथाल परगना को पछाड़ने का कार्य राज्य के अन्य जिले कर रहे हैं और अन्य परगनाओं प्रमंडल में भी तेजी से तसर को अपनाया जा रहा है। इसी में से एक है बंदगांव, जो चक्रधरपुर में आता है। बंदगांव के किसानों ने तसर को अपनाया है और उसके बाद कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बहुत सारे किसान भाई रेशम की खेती, तसर की खेती करते हैं और करना चाहते हैं। कौन सा प्रजाति के जो रेशम और तसर की खेती करेंगे ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, इसी बात को जानकारी के लिए आज हम आप पहुँचे हैं तसर रेशम प्रशिक्षण एवं प्रौद्योगिकी केंद्र चक्रधरपुर। हमारे साथ यहाँ पे कुछ किसान भाई मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इस फसल यानी तसर रेशम की खेती से जब से जुड़े उनको कितना लाभ हुआ है। जी, आपका नाम? मेरा नाम नंदलाल कुड़ा है। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं तसर का खेती करते हैं। अच्छा, तसर का खेती करना किसानों के लिए कितना लाभदायक है? बहुत लाभदायक है सर। तो हम लोग पहले धान का खेती करते थे। धान का खेती में इतना लाभ नहीं मिला। इस रेशम का खेती में ज़्यादा लाभ मिला है सर। रेशम का जो खेती कर रहे हैं आप, किन किन पौधों पर कर रहे हैं इसका खेती? हम लोग करते हैं, आसान का खेती करते हैं, साल का, अर्जुन का करते हैं सर। हम लोग का गांव में बहुत आसान और अर्जुन का पूरा भरा हुआ है सर। तसर उत्पादन के लिए सरकार द्वारा कई ऐसी योजनाएं चलाई जाती हैं जिसका लाभ लेकर कोई भी किसान भाई इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। सरकार द्वारा नारी सशक्तिकरण के लिए भी तसर उत्पादन को काफ़ी मजबूत पिलर माना जाता है। यहाँ से हम लोग क्या सर लोग हैं ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं, तो इसे ट्रेनिंग करके हम लोग गांव में अच्छी उन्नत फसल करते हैं ट्रेनिंग करके। अभी तक कितनी की कमाई कर लिए हैं? अभी तक हर साल मेरी 50 से 60 हज़ार पर वार्षिक कमाई होती है। इससे पहले जब आप इसमें जुड़े हुए नहीं थे तो किस तरह की खेती आप करते थे? पहले मेरी खेती बाड़ी धान खेती करता और सब्जी वब्जी खेती करता था। उतना साल भर में कितने तरह की फसल हो जाती थी? बहुत कम होती है कि खाने के लिए सिर्फ हो जाता है। तो जब आप यहाँ पे जुड़े तो कितना समय आपको यहाँ देना पड़ा और दूसरे फसल के अलावे इसमें कितना समय देना पड़ता है? हमारे यहाँ हम लोग का दो तसर खेती में 2 महीना सिर्फ लगता है तसर बनने के लिए। जब करते हैं धान खेती में हम लोग का 3-6 महीना हम लोग खटते हैं खेत में। झारखंड का पहाड़ी इलाका तसर उत्पादन के लिए उपयुक्त माना जाता है। तसर का उत्पादन यहाँ अच्छे से होता है, अच्छी आमदनी किसानों को प्राप्त होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रेशम को वस्त्रों की रानी माना जाता है। झारखंड तसर के उत्पादन में प्रथम और विश्व स्तर पर दूसरे नंबर पर है। मैंने 2007 से ये तसर खेती में जुड़ा हूँ, जो कि यहीं से हम लोग का जो ऑफिसर लोग हैं तसर बीज उपलब्ध कराते हैं। हम लोग को अधिकतर वो तसर प्रजाति के ही हम लोग खेती करते हैं। और दूसरा जो कि हम लोग का यहाँ और ये जो सतूत हो गया और मुगा हो गया, एरी हो गया, ये सब हम लोग का नए क्षेत्र में नहीं होता है। अधिकतर यही अर्जुन, आसान, इसी में हम लोग का तसर का खेती होता है। प्लस ये क्या बोलते हैं जो ये साल में भी, और उसमें साल तसल के बाद ये अर्जुन के बाद तसर में देते, उसमें बढ़िया होता है। इसमें हम लोग को अच्छा आमदनी हो जाती है।
मार्केट की क्या व्यवस्था, बाजार तक किस तरह से इसको पहुंचाते हैं आप लोग? तो बाज़ार तक हम लोग को बाज़ार तक तो अभी तक नहीं किया। हम लोग अपना घर से ही उठाए हैं, जो विभागीय आदमी, जो विभाग के ही सरकारी आदमी लोग, जो कि बीज के प्रजनन के लिए ही अपना बीजागर में लटकाते हैं, अगला खेती के लिए हम लोग ले आते हैं। बंदगांव के किसानों का मानना है कि जब से उन्होंने तसर उत्पादन के क्षेत्र में अपना योगदान सुनिश्चित किया है, तब से आय के बारे में सोचना नहीं पड़ा और जीवन शैली में भी काफ़ी सुधार हुआ है। ये फार्मर्स एक्चुअली जो जहाँ तक मान कि ये पश्चिमी सिंहभूम की जो एरिया है, ये तसर रेशम कीट के उत्पादन का जो है कि एकदम एक तरह से हब कही है। जो भी ऑल ओवर इंडिया का जो तसर प्रोडक्शन, उसका आधा से ज़्यादा प्रोडक्शन अकेले जो कोल्हान एरिया या ये कह लीजिए कि पश्चिम सिंहभूम एरिया से आता है। यहाँ के किसान जो है कि बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, खासकर जो है कि 2006 से बहुत सारे किसान जो है कि लगातार जो है कि जुड़े हुए हैं और वो अपनी जो है कि आजीविका के एक तरह से मुख्य साधन के रूप पर तसर को देख रहे हैं और कर रहे हैं। उनकी प्रशिक्षण की क्या व्यवस्था है सर? यहाँ पर समय समय पर हर साल जो है कि किसानों का समूह बना के 20-20, 25-25 के ग्रुप में 4-4, 5 बैच का प्रशिक्षण हम लोग जो है कि अपने केंद्र के थ्रू, यानी कि तसर प्रजनन के चक्रधरपुर के थ्रू जो है कि देते रहते हैं। जो किसान इसकी खेती कर रहे हैं, यदि उनकी फसल तैयार हो जाती है तो उनको मार्केट तक ले जाने में क्या व्यवस्था करते हैं आप लोग? सर, किसान के यहाँ पर हमारे एक रॉ मटेरियल बैंक, जिसको कच्चा माल बैंक हिंदी में बोलते हैं, उस पर जो है कि उनका के थ्रू जो है कि हम लोग सारे जो कि इनके जो भी प्रोड्यूस होता है, यानी कि कोसा का प्रोडक्शन होता है, यहाँ से जो है कि वहाँ बेचने का काम करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे व्यापारी भी आते हैं, जो हमारी जो निर्धारित दर होती है उसके जो है कि तहत वो लोग भी खरीदते हैं। सरकार द्वारा अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से रेशम तसर उद्योग को बढ़ावा देने का कार्य किया जा रहा है। ऐसे में कईयों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। तसर उत्पादन को धरातल पर उतारने के साथ ही हमारे प्रदेश के गांव वासियों का पलायन भी रुका है। हमारे जो 11 क्षेत्र हैं वो सीधे हमारे रांची का जो मुख्यालय है उसके अधीन कार्यरत हैं। तो इन सारे केंद्रों को पूरे साल के लिए हम एक एक्शन प्लान देते हैं। कार्य जो प्रकल्प है वो दिया जाता है, उसमें हर चीज़ जुड़ी होती है। जैसे कितनी टेक्नोलॉजीज़ को फील्ड तक ले जाना है, उसके लिए इनके पास टारगेट होता है। कितने किसानों को ट्रेन करना है, उसके लिए टारगेट होता है। उसके बाद कितनी तकनीक का प्रदर्शन करना है किसानों तक, उसका भी इनके पास टारगेट होता है। तो ये हम लोग हर तिमाही या हर महीने वर्चुअली हम लोग इनको मॉनिटर करते हैं और देखते हैं कि इनको जो टारगेट दिया गया था उस दिशा में कितने ये आगे बढ़े हैं। और उसके साथ साथ क्या होता है कि जो फार्मर्स हमारे जिनको हम ट्रेनिंग करते हैं, उनको हम ट्रेनिंग करके छोड़ नहीं देते हैं। ये जितने भी केंद्र हैं उनको ये निर्देश दिया जाता है कि जो फार्मर यहाँ से ट्रेनिंग लेके जा रहा है उसको फॉलोअप करें। जो यहाँ से सीख के गया है उसको वो फील्ड में व्यवहृत कर पा रहा है कि नहीं। तो हमारा ये इंटरेक्शन जो है बिल्कुल क्लोज होता है, बिल्कुल मुख्यालय से, केंद्र से, किसान तक। तो ये एक चैनल बना हुआ है जिसको हम बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं। तो बताओ ये जानकारी कैसे लागलक भाई? बेस जानकारी है ना। दूसरा जानकारी और भी बेस है कि रौरेमन टमाटर कर खेती तो करबे करा थी, मगर पोली हाउस में टमाटर कर खेती कर से उकर का फायदा है, का मुनाफा है, एक बारे में जानकारी। तो चलो हम सीधे चला थी अपन विशेषज्ञ के पास और उनकर से जानकारी लेवा थी। समय के साथ साथ हमारे किसान भी तकनीकी रूप से दक्षता हासिल कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे पहुँचे हैं रांची जिला के भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र हार्प प्लांडो में, और हमारे साथ यहाँ के प्रधान डॉक्टर AK सिंह जी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं कि किस तरीके से पॉली हाउस में टमाटर की खेती की जाए। जैसा कि मैंने पूर्व में आप लोग बताया कि हमारे किसान जो हैं तकनीकी रूप से दक्षता हासिल कर रहे हैं, और तकनीकी रूप से दक्षता हासिल करने के साथ साथ वे अब अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए पॉली हाउस में भी खेती कर रहे हैं। तो जी हाँ, हम अपनी बात करते हैं डॉक्टर AK सिंह जी से कि किस तरीके से पॉली हाउस में टमाटर की खेती की जाए। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत नमस्कार। जोहार किसान भाइयों। अगर हम पॉली हाउस में टमाटर की खेती की बात करते हैं जी, इसके लगाने का उपयुक्त समय कब है? हमारे किसान भाई किस समय का मतलब कि उसका लगाएं ताकि जो है पौधा स्वस्थ रहे और उत्पादन सही तरीके से हो सके? देखिए, हमारे झारखंड प्रदेश में किसान भाई टमाटर की खेती तो काफ़ी बड़े पैमाने पे कर ही रहे हैं, लेकिन तकनीकी के युग में अधिक उत्पादन लेने की चाहत, जगह की कमी, जोतों का छोटा छोटा हो जाना, ये सब परिस्थितियाँ किसानों को और हमें सभी को कम क्षेत्रफल में अधिक उत्पादन लेने के लिए प्रेरित कर रही हैं। और इसी दिशा में हम लोग अनुसंधान कार्य बढ़ाए भी हैं, और अपने इस केंद्र पे हम लोगों ने इसमें काफ़ी दक्षता भी हासिल की है। हम लोगों ने देखा है कि अगर 15 अगस्त के आसपास टमाटर के असीमित बढ़वार वाली किस्मों को, जो कि प्लास्टिक के घरों में खेती के लिए अनुमोदित की गई हैं, इनकी खेती अगर किसान भाई करते हैं तो कम समय में, कम क्षेत्रफल में और अधिक मुनाफा किसान भाई कमा सकते हैं।
डॉक्टर साहब, अगर हम पॉली हाउस की बात करते हैं तो वैसे किसान जो खुले में टमाटर की खेती करते हैं और वैसे किसान जो पॉली हाउस में टमाटर की खेती करते हैं, तो दोनों में अंतर क्या होता है? उससे देखिए, जब हम प्लास्टिक के खुले हवादार घर में, जिसमें कि लो कास्ट पॉली हाउस भी हम लोग कहते हैं, केवल मच्छरदानी के नेट से हम लोग हवा का आदान प्रदान कराते हैं और प्लास्टिक के चादर से ढके रहते हैं पूरा पॉली हाउस। तो इसके लिए हम लोगों ने देखा है कि ऐसे ही अगर किसान भाई प्लास्टिक के घर में खेती करते हैं तो फसल का जो है हम 15 अगस्त को लगाते हैं, तो जो अगर खुले में हम लोग फसल लगाते हैं तो दिसंबर तक वो फसल ख़त्म हो जाती है। लेकिन वही किसान भाई अगर प्लास्टिक के घर में असीमित बढ़वार वाली किस्मों की खेती करते हैं तो ये अप्रैल तक, जब तक तापक्रम हमारा बहुत अधिक नहीं बढ़ जाता है, तो अप्रैल के महीने तक हम लोग तुड़ाई करते रहते हैं और इससे कि उत्पादन हमारा अच्छा मिलता है। ये तो लगाने की विधि बताई कि कब लगाना है, अगस्त के महीने में लगाते हैं तो अप्रैल तक इससे किसान जो है लाभ ले सकते हैं। अगर पॉली हाउस में किसान टमाटर की खेती करते हैं तो और किन किन बातों का ध्यान रखें? सिंचाई की व्यवस्था किस तरीके से करें? खाद का प्रयोग कितना करना चाहिए? देखिए, प्लास्टिक के घरों में खेती करने के लिए एक तो ऊंची उठी हुई क्यारियों पर, जिसकी की ऊंचाई हम लोग 30 सेंटीमीटर के आसपास रखते हैं और लंबाई प्लास्टिक के घर के आकार के अनुसार हम कुछ भी रख सकते हैं। दो लाइन एक बेड पे हम लोग लगाते हैं। अगर 1 मीटर हमारा चौड़ी हमारी क्यारी है तो उसमें हम लोग 2 लाइन कर लगाते हैं और प्लांट से प्लांट की दूरी हम लोग करीब 60 सेंटीमीटर रखते हैं। और पौधे को ज़मीन पे ना फैलाकर सहारे से हम लोग ऊपर ले जाते हैं, क्योंकि असीमित बढ़वार वाली किस्मों में पौधे की ऊंचाई करीब हमारी 2 से 2.5 मीटर तक भी चली जाती है। हमारे इस केंद्र प्लांटों से हम लोगों ने काफ़ी अनुसंधान किया है, बाहर की किस्मों को भी ला के परीक्षण किया और हम लोगों ने खुद झारखंड के जलवायु में खेती करने के लिए प्लास्टिक के घर में हम लोग 2 किस्मों का विकास किया है। एक स्वर्ण अनमोल जो कि एक संकर किस्म है और स्वर्ण कंचन, ये दोनों किस्मों का बीज भी हम लोग यहाँ बना रहे हैं और बहुत सारे किसान भाई ले भी जा रहे हैं। तो इन्हीं किस्मों का प्रयोग हम लोग करते हैं। जहाँ तक सिंचाई की बात आई, क्योंकि प्लास्टिक के घर में खुला सिंचाई हम लोग नहीं करते हैं, वैसे आजकल हम लोगों सब्जियों में फसलों में सिंचाई के लिए टपकन सिंचाई विधि का ही हम लोग अनुमोदन कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि एक तो हमारा पानी की बचत, करीब 70% पानी की बचत हम कर सकते हैं अगर हम सिंचाई की व्यवस्था टपकन सिंचाई विधि या ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से करते हैं। ड्रिप इरिगेशन प्रणाली एक ऐसी सिंचाई की प्रणाली है जिसमें कि समुचित समय पे समुचित नमी पौधे को उपलब्ध होती है और अभी तो भारत सरकार और राज्य सरकार की तरफ से काफ़ी अनुदान भी टपकन सिंचाई विधि पे दिया जा रहा है। तो मेरा निवेदन है किसान भाइयों से कि चाहे प्लास्टिक घर में टमाटर की खेती करें या सब्जी फसलों, किसी भी सब्जी फसल की खेती खुले में भी करते हैं तो सिंचाई के लिए टपकन सिंचाई विधि का ही प्रयोग करें। इससे उत्पादन अच्छा मिलेगा, बीमारियां कम आएंगी और कीड़े मकोड़े की भी रोकथाम में आसानी होगी, खरपतवार का नियंत्रण स्वतः ही हो जाता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखें किसान भाई, तो निश्चित रूप से उनको अधिक उत्पादन मिलेगा। ये तो सिंचाई के बारे में आपने बताया कि टपकन विधि से सिंचाई करना है तो उससे खरपतवार भी कम निकलता है, उत्पादन पे इसका प्रतिकूल असर पड़ता है। अगर हम उर्वरक की बात करते हैं तो उर्वरक कितनी मात्रा में देनी चाहिए? रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करना चाहते हैं तो कौन सा दें? अगर जैविक तरीके से प्रयोग करते हैं तो कौन सा उर्वरक का प्रयोग? देखिए, किसी भी पौधे की बढ़वार के लिए हम लोग मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की बात करते हैं। तो नाइट्रोजन करीब हम लोगों ने 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के आसपास से हम लोग देते हैं और 80 से 100 किलोग्राम फास्फोरस और 60 से 80 किलोग्राम पोटास तत्व के रूप में दिया जाता है। जहाँ तक प्लास्टिक के घर में खेती की बात है तो इसमें उर्वरकों का प्रयोग हम लोग लगाते समय तो यूरिया या नाइट्रोजन खाद को 1/3 मात्रा को रोपाई के समय देते हैं। शेष उर्वरकों को घुलनशील उर्वरक पानी के सहारे ड्रम किट रहता है और टपकन सिंचाई विधि के द्वारा ही इनको पौधे को दिया जाता है। घुलनशील उर्वरक भी बाजार में उपलब्ध हैं, उनका प्रयोग किसान भाई इसमें करते हैं, जिससे कि बहुत ही समुचित मात्रा सही समय पे पौधे को मिलती है। क्योंकि पौधे को हम लोग जो कि खुले वातावरण में जब लगाते हैं तो हमारा नवंबर दिसंबर तक फसल ख़त्म हो जाती है, लेकिन प्लास्टिक के घर में खेती करने अप्रैल तक फल और फूल आता रहता है। हम लोगों ने देखा कि एक पौधे से कम 18 से 20 किलोग्राम का हम लोग उत्पादन प्राप्त किए हैं प्लास्टिक के घर में खेती करने के लिए, जबकि खुले वातावरण में खेती करते हैं तो 4 से 6 किलोग्राम ही फल मिलता है। तो एक तरह से तिगुनी उपज लेने के लिए हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, इसलिए उर्वरकों का प्रयोग हमेशा
घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग प्लास्टिक के घर में करने से पौधे को समय पे उचित उर्वरक मिलता है और उत्पादन भी अच्छा मिलता है। डॉक्टर साहब, खेतों की तैयारी की बात करें तो जो किसान जो पॉली हाउस के अंदर खेती करना चाह रहे हैं, टमाटर का खासकर, तो खेत की तैयारी किस तरीके से करें? कितनी जुताई करनी चाहिए? गहरी जुताई करनी चाहिए, सामान्य जुताई करनी चाहिए? देखिए, ज़्यादातर प्लास्टिक के घर एक सीमित आकार में होते हैं, उनमें हम ट्रैक्टर या हल बैल की जुताई नहीं कर सकते हैं। क्यारियाँ बनाई जाती हैं, ऊंची उठी हुई क्यारियाँ, हमने बताया 30 सेंटीमीटर ऊंची और 1 मीटर चौड़ी क्यारी पे, जिसको कि हम प्लास्टिक की मल्च से ढकते भी हैं ताकि खरपतवार का नियंत्रण हो, और उसके नीचे ड्रिप इरिगेशन की पाइप लगी रहती है। तो जहाँ पे पौधा लगाना होता है वहाँ पे प्लास्टिक को गोलाकार बना करके हटा देते हैं और वहाँ पौध लगा देते हैं, और प्लास्टिक के नीचे हमारा टपकन सिंचाई विधि की पाइप लगी रहती है और उसी के द्वारा हम लोग सिंचाई और उर्वरक की व्यवस्था पौधे तक करते हैं। अगर बीमारियों की बात करें तो जैसे आपने पूर्व में बताया कि हम पॉली हाउस में करते हैं तो काफ़ी कम बीमारी होती है, निश्चित रूप और निश्चित तौर पे खरपतवार भी काफ़ी कम निकलता है। अगर फिर भी किसी तरह की कोई रोग बीमारी हो जाती है, उसका नियंत्रण किस तरीके से? देखिए, टमाटर पे देखते हैं तो मुख्य रूप से हम लोग, एक तो जीवाणु मुरझा रोग आता है, लेकिन जो किस्म हम लोगों ने विकसित किया है प्लास्टिक के घर में करने से जीवाणु मुरझा रोग, उसमें और अधिक किस्में हैं। पर्ण सुरंगक कीट कभी कभी आता है, उसकी रोकथाम के लिए डेसिस नाम की दवा, आधा मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के हम लोग छिड़काव करते हैं, जिससे कि पर्ण सुरंगक कीट का प्रकोप ना हो। फलवेधक कीट भी कभी कभी बहुत, प्लास्टिक के घर में संभावना बहुत कम रहती है, फिर अगर आता है तो उसके भी रोकथाम के लिए हम लोग मोनोक्रोटोफास या दूसरी दवाओं का प्रयोग, या जैविक कीटनाशक दवाएं भी आजकल नीम आधारित दवाएं आई हैं बाज़ार में, उनका भी प्रयोग फल एवं फलवेधक कीट के लिए हम लोग टमाटर में करते हैं। निश्चित रूप से इससे काफ़ी लाभ मिलता है। तो बताओ, ये दुई जानकारी कैसे लागल भाई? बेस जानकारी है नहीं कहे कर मतलब है कि अगर इस जानकारी कोई रूटीन है या हमारे कोई जानकारी चाहिए तो पता के जरूर लिखूँ। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रांची रोड, रांची, और पिन कोड संख्या जरूर लिखब। पिन कोड संख्या है 834001। तो किसान भाई बहन मन, एगो जानकारी रौरे और देवे के है कि अगर रौरे काम काज में फंस गेली और अपन मन पसंद कार्यक्रम जो है कृषि दर्शन देखे नहीं पारली तो चिंता कर कोई बात न है। रौरे मन यूट्यूब में, फेसबुक में, ट्विटर में जाके देख सकीला और जानकारी के पढ़ सकीला। तो आज रौरे मन इजाज़त दो, मकील एहे दिना और एहे बेरा नवा जानकारी के साथ फिर उपस्थित हो। तब तक इजाज़त दो। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।